एक्सरसाइज 3 में पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें पार्ट नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे है। तो हमें उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लेंगे, इस आई डॉट जे क्रॉस के को मैंने अलग से कंसिडर कर लिया है। तो जे क्रॉस के जो होता है क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो आई के बराबर होता है, प्लस आई के तो आई डॉट आई हमारे पास फिर 1 के बराबर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब सेम यूनिट वेक्टर्स हो तो वो 1 के बराबर, डिफरेंट हो तो वो 0 के बराबर होते हैं। नेक्स्ट फिर हम ऐसा करेंगे कि जे डॉट आई क्रॉस के को कंसिडर करेंगे। आई क्रॉस के चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है तो वो माइनस जे के बराबर हो जाएगा, और जे डॉट माइनस जे से हमारे पास -1 होता है। फिर थर्ड वन के डॉट आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे प्लस के बराबर है क्योंकि क्लॉकवाइज है, और के डॉट के से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों का सम है ना यहाँ पर, तो 1 प्लस -1 और +1 को अगर हम करेंगे तो इससे हमारे पास +1 बाकी रह जाता है, और +1 कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। तो इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें सी आया है। सेकेंड पार्ट है कि द वेक्टर 3i + 5j + 2k 2i - 3j - 5k एंड 5i + 2j - 3k फॉर्म द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विच इज़। तो अब उसमें से मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये 3 वेक्टर्स है जो कि हमारे पास क्या करते हैं, ट्राइंगल के साइड्स अगर हो तो ये कौन सा ट्राइंगल बनाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो उनमें से पहला ऑप्शन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल ही सही ऑप्शन है, और वो आपको इस तरह से पता चल सकता है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बाई चांस अगर क्वेश्चन में आ जाता तो फिर तो हम इस तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करते और मैग्नीट्यूड से पता चलता कि ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौर करें, इस वेक्टर के कंपोनेंट 3, 5 और 2 है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, दूसरे को देखें वो 2 - 3 - 5 है, और तीसरा 5, 2 - 3 है। तो तीनों वेक्टर्स में 5, 2 और 3 इन्वॉल्व है। मतलब अगर हम इनके मैग्नीट्यूड्स मालूम करेंगे तो ऑब्वियसली वो सेम होंगे, क्योंकि नंबर सेम है, कंपोनेंट इनके तकरीबन सेम आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसके तीनों साइड्स सेम आ रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सिंस लेंथ ऑफ ऑल 3 गिवन वेक्टर्स इज इक्वल, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इक्विलेटरल। और आपको वो लेंथ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में है ना, आपको बस सिर्फ वेक्टर्स देख कर ही अंदाज़ा हो रहा है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो इसी वजह से इक्विलेटरल सही ऑप्शन है। जो पार्ट नंबर 3 है उसमें कहा जा रहा है कि द टू वेक्टर्स a = 2i + j + 3k एंड b = 4i - λj + 6k आर पैरेलल इफ λ = what। तो λ के लिए हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फिर सोल्यूशन में मैंने लिखा है कि टू वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल व्हेन वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। और ऐसा होता क्यों है, दो वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है और उनका मैग्नीट्यूड से डिफरेंट हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर a = k b आ जाए या b = k a आ जाए, मतलब दो वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आ जाए, ठीक है, तो फिर वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों पैरेलल होते हैं। फिर हम कहते हैं कि a और b वेक्टर्स पैरेलल है, क्योंकि ये k जो है ये सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड पर असरअंदाज होगा। डायरेक्शन जब वो इक्वल होंगे तो डायरेक्शन उनकी सेम ही होगी। इन दो वेक्टर्स को भी आप देखें कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए एक दूसरे के मल्टीपल बन सकते हैं। तो a जो है वो 2i + j + 3k है, और b वेक्टर 4i - λj + 6k है। तो अगर हम गौर करें तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 आता है, और 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो 6 आता है। अब यहाँ पर j का कंपोनेंट 1 है, तो इसका मतलब कि उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें यहाँ पर +2 चाहिए। इसका मतलब हुआ कि लैम्डा की वैल्यू -2 होनी चाहिए, और -2 कौन सा ऑप्शन है, -2 डी ऑप्शन है। इसका मतलब कि डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपने डायरेक्ट अंदाज़ा लगाना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पता चल सकता है फिर भी। और दूसरी बात ये भी थी कि आप चारों ऑप्शन पुट करके भी देख सकते थे। अगर मैं +2 पुट कर देता तो ये उसका मल्टीपल ना होता a का, -3 पुट कर देता मल्टीपल ना होता, -2 के लिए ही ये मल्टीपल आता है। और फिर इसको मैंने सॉल्व भी किया, जिसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर किसी को इस तरह समझ नहीं आई तो जब मैंने λ = -2 पुट कर दिया इस b वेक्टर में, तो 4i और लैम्डा की जगह -2 पुट कर दो तो -1 पहले से है, तो +2j और +6k आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में से 2 को अगर कॉमन किया जाए तो 2i + j + 3k रहता है, जो कि वापस वेक्टर a है। इसका मतलब कि b बराबर आ गया 2a के, और b और a फिर हमारे पास पैरेलल हो गए। इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन λ = -2 है, जो कि डी ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 में है कि इफ़ a + b
magnitude is equal to a minus b magnitude, then a is parallel to b, a is perpendicular to b, a mod is equal to b mod या none of these, ये 4 ऑप्शंस है। तो जो हमें दिया गया है यानी कि a प्लस बी mod इज इक्वल टू a माइनस बी mod, उसको कंसिडर कर लेते हैं। वेक्टर्स में हमारे पास एक रिजल्ट है कि जब a mod स्क्वायर आ जाए तो वो a डॉट a के बराबर होता है, लेकिन ये सिर्फ वेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी वेक्टर्स की ही बात हो रही है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इन दोनों पर पहले स्क्वायर चाहिए, तो फिर इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये रिज़ल्ट आया कहाँ से? ये इस तरह से आया है कि a डॉट बी बराबर होता है a मॉड b मॉड कास थीटा के। जब a डॉट a आ जाए यानी कि सेम वेक्टर आ जाए तो उनके दरमियान एंगल 0 होता है, तो वो a मॉड और कास आप 0 के बराबर होते हैं, जिससे कि a मॉड स्क्वायर आ जाता है क्योंकि कास 0 1 के बराबर है। अब यहाँ पर a प्लस बी मॉड, ये रिज़ल्ट आप याद रखेंगे MCQs के लिए भी, और इसको क्वेश्चन में भी कहीं कहीं यूज़ किया जा सकता है। अब ये जो हमें दिया गया है, तो पहले दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो a प्लस बी मॉड स्क्वायर a प्लस बी डॉट a प्लस बी के बराबर हो जाएगा, और a माइनस बी मॉड स्क्वायर a माइनस बी डॉट a माइनस बी के बराबर हो जाएगा। दरमियान में डॉट ज़रूरी है क्योंकि वेक्टर्स की बात हो रही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले a डॉट a आ जाएगा, फिर a b के साथ तो a डॉट b, फिर जो b डॉट a आ रहा था उसको मैंने a डॉट b लिखा है। उसकी वजह यह है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b और b डॉट a बराबर होते हैं, तो इसी वजह से मैंने b डॉट a की जगह भी डायरेक्ट a डॉट b लिख लिया। क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, MCQs के लिए कर रहा हूँ, तो जितना डायरेक्ट चले जाए हम, जितना जल्दी सॉल्व कर ले बेहतर होगा। लास्ट में b डॉट b आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पर पहले a डॉट a, फिर माइनस a डॉट b, और फिर माइनस b डॉट a की जगह भी मैंने माइनस a डॉट b लिखा, और लास्ट में प्लस b डॉट b आ जाएगा। तो a डॉट a के साथ कैंसिल, b डॉट b के साथ कैंसिल। तो हमारे पास इस तरफ a डॉट b रह गए और इस तरफ माइनस में दोनों रह गए। तो जो माइनस वाले हैं उसको दूसरी तरफ ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो वो भी प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब कि हमारे पास 4 टाइम्स a डॉट b आ रहे हैं, और 4 से डिवीजन करें तो a डॉट b इक्वल टू 0 आ जाएगा। और आपको ये पता होगा कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो तब पॉसिबल होता है जब उनके दरमियान एंगल 90 हो, यानी कि वो दोनों परपेंडिकुलर हो, क्योंकि cos 90 0 के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट याद रख ले कि टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर व्हेन a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चूंकि a डॉट b 0 आ गया तो हम कहेंगे कि a इज परपेंडिकुलर टू b, और a इज परपेंडिकुलर टू b का ऑप्शन कौन सा है? गिवन ऑप्शंस में अगर हम गौर करें तो वो ऑप्शन नंबर बी है, इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास बी आ गया। पार्ट 5 में है कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 2k ऑन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k इज़। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम प्रोजेक्शन का फार्मूला याद कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b जो होता है वो बराबर होता है a डॉट b डिवाइड बाई b मैग्नीट्यूड। अगर कभी आपको प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a यूज़ करना हो तो वो a डॉट b डिवाइड बाई a मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जिस पर प्रोजेक्शन हो उसका मॉड नीचे आएगा और ऊपर उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप जहन में रख लें। तो अब a वेक्टर की जगह मैंने ये मान लिया और b वेक्टर की जगह ये, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और प्रोजेक्शन चूंकि इस वेक्टर पर है तो उसका नीचे मॉड b आएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? डॉट प्रोडक्ट में हम i कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस j कंपोनेंट प्लस k कंपोनेंट। तो यहाँ पर 2 जो होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 हमारे पास 2 के साथ और माइनस 2 3 के साथ। ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट i डॉट i j डॉट j और k डॉट के हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो 1 के बराबर होते हैं। नीचे अगर मॉड लिया जाए तो i के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, j के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और k के साथ 3 है तो उसका स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट भी लग जाएगा। तो जो ये नंबर्स आए हैं उनको ऐड करें, 2 प्लस 6 से 8 आ जाएगा और 8 माइनस 6 से अगेन 2 आ जाएगा, तो ऊपर 2 रह गया, नीचे स्क्वायर रूट 14 है। तो 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 14 जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 6 में है कि फाइंड नॉन जीरो स्केलर्स अल्फा बीटा फॉर विच हमें ये इक्वेशन दिया गया है इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेक्टर्स a एंड b। अब इसमें a और b वेक्टर की वैल्यू नहीं दी गई, बस हमें ये इक्वेशन दिया गया है और कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा के किस वैल्यू के लिए ये हमारे पास हमेशा a b के कोई भी वेक्टर्स आ जाए उसके लिए ये 0 रिजल्ट देगा। तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ये हमें अल्फा बीटा के लिए फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस इक्वेशन को मैंने कंसिडर कर लिया, थोड़ा सा इसको सिम्प्लीफाई कर देते हैं। अल्फा a प्लस 2 अल्फा b आ जाएगा, माइनस बीटा a अपनी जगह और प्लस 4b माइनस ए बी अपनी जगह। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसमें से ऐसा कर लेते हैं कि a और b को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो a और b को किस तरह से कॉमन किया जा सकता है हम देख लेंगे। a के साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स है, तो a वाला एक ये है, एक हमारे पास ये है और इसके अलावा ये वाला भी है।
ठीक है। तो हम इनमें से अगर ए को कॉमन करें तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। बीटा के लिए अगर बी के लिए अगर देखा जाए तो बी इन दोनों से कॉमन हो सकता है। तो बी कॉमन करने के बाद हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 4 रह जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये एक्सप्रेशन हमेशा ज़ीरो तब होगा जब हमारे पास ये ए और बी के जो है, ए और बी तो कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं, उन्होंने कहा है कि पर एनी वेक्टर्स ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकती है, लेकिन ये हमेशा ज़ीरो तब होगा ये एक्सप्रेशन जब ये इसके जो कोफिशिएंट्स है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर हो। तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 को भी मैंने ज़ीरो के बराबर लिया और 2 अल्फ़ा प्लस 4 को भी ज़ीरो के बराबर ले लिया। तो अब 2 अल्फ़ा प्लस 4 से हम अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। 4 उस तरफ चला जाएगा तो -4 होगा और 2 पर डिवीजन कर ले तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 हमारे पास आ गई है। अल्फ़ा की ये वैल्यू इस इक्वेशन में लगाए तो -2 माइनस बीटा माइनस 1 = 0 हो जाएगा। माइनस बीटा अगर दूसरी तरफ चला जाए और -2 माइनस 1 के एडिशन से -3 आ जाएगा। इसका मतलब कि बीटा की वैल्यू -3 आई। तो अल्फ़ा -2 और बीटा -3, ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ए है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बना इस क्वेश्चन के लिए। पार्ट नंबर 7 है कि इफ़ ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला काम मैंने ये किया, जो ए बी है उसको हम किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास एक थ्योरम होता है कि जब आप के पास ए बी आपको मालूम करना हो और उन दोनों के ए और बी पॉइंट्स के आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हो, ठीक है, तो आपने करना क्या होगा, सेकंड के पोजीशन वेक्टर से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर हम माइनस कर देते हैं। पोजीशन वेक्टर आप बी बराबर माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर आप ए जो है वो हमें ए बी देगा। तो यहाँ पर भी ए बी की जगह पर मैंने क्या लिखा है, हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था स्टार्ट में कि ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। तो जब हम ए बी मालूम करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट से बी के पोजीशन वेक्टर से ए का पोजीशन माइनस हो जाएगा। इसी वजह से मैंने स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए लिखा है। सिमिलरली बी सी में से सी के पोजीशन वेक्टर से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी लिखा, और सी ए के लिए ए के पोजीशन वेक्टर से सी का पोजीशन वेक्टर माइनस होगा, जिसको मैंने ए माइनस सी लिखा। अब जब तीनों की वैल्यूज़ मालूम हो गई तो इनका सम हमें मालूम करना है, तो इनको सम कर लेते हैं। तो बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी और ए माइनस सी जब हम ऐड करेंगे तो बी माइनस बी के साथ ख़त्म, माइनस ए प्लस ए ख़त्म और सी माइनस सी ख़त्म, तो इससे हमारे पास 0 आया। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर ए है। पार्ट नंबर ए में कहा जा रहा है इफ़ थीटा बी द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी मॉड विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉड व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को कंसिडर कर लेना है ए डॉट बी मॉड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉड को। अब आपको पता है कि ए डॉट बी का मॉड जो होता है वो ए मॉड बी मॉड cos थीटा होता है, क्योंकि ए डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी स्केलर है तो इससे मॉड पर असर नहीं पड़ता। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होता है वो नॉर्मली इक्वल होता है ए मॉड बी मॉड साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, लेकिन जब हम इस पर मॉड लगाएंगे तो वो एन यूनिट वेक्टर 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी मॉड बी ए मॉड बी मॉड साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ए मॉड बी मॉड दोनों साइड पर है तो वो कैंसिल हो जाएंगे और cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। तो सिंपल मतलब इसका ये बना कि cos थीटा और साइन थीटा किस एंगल के लिए इक्वल आते हैं, तो वो हमें पता है कि 45 या π/4 एंगल के लिए वो इक्वल होता है। तो यहाँ से मैंने थीटा इज इक्वल टू π/4 लिख लिया। अगर किसी स्टूडेंट को ये याद ना हो कि cos और साइन किस एंगल के लिए बराबर होता है तो बराबर होते हैं तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। cos थीटा को मैंने डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। साइन बाई cos टेंजन थीटा के बराबर होता है और टेंजन को अगर राइट साइड पर ले जाए तो थीटा इज इक्वल टू टेंजन इनवर्स 1 आ जाएगा। और टेंजन इनवर्स 1 अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये आपको डिग्री मूड में 45 देगा, रेडियन मूड में π/4 देगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन चूंकि π/4 है और वो ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 2 में है कि फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ आई प्लस 3j प्लस 9 के क्रॉस 3i माइनस लेमडा जे प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम पहले रो में i j k लगाते हैं, दूसरे रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट जो कि 1 3 और 9 है और तीसरे रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट जो कि 3 माइनस लेमडा और म्यू है, ठीक है। अब इक्वल टू 0 तो हम इसके साथ लेते रहेंगे क्योंकि इससे फिर इक्वेशन बन जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया रो 1 से। रो 1 से एक्सपेंड करते हुए पहले एलिमेंट के साथ प्लस साइन, वो जिस रो जिस कॉलम में है वो क्रॉस, और ये 4 एलिमेंट्स रह गए तो इसको मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट में। उसके बाद सेकंड एलिमेंट
के साथ माइनस साइन लगता है वो माइनस जे हो गए, और ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको क्रॉस कर देंगे, ये 4 एलिमेंट्स रह गए, उसको मैंने लिख दिया। इसी तरह तीसरे एलिमेंट के साथ प्लस लगेगा, वो के है, और वो जिस रो कॉलम में उसको क्रॉस करे तो 1 3 और 3 माइनस लेमडा हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। आई जो है वो अपनी जगह 3 म्यू प्लस 9 लेमडा आ जाएगा, फिर म्यू माइनस 27 आ जाएगा, और माइनस लेमडा माइनस 9 आ जाएगा, इक्वल टू 0। आई जे के उसके साथ है। अब इसमें से हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? लेमडा और म्यू की वैल्यू चाहिए। याद रखें यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स आई जे के आए हैं, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 ये तब आएगा, आई जे के तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होंगे सारे, तभी ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा। तो इनमें से जो हमें चाहिए वो 2 उठा लेते हैं। इसको कंसिडर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसमें म्यू और लेमडा दोनों हैं, वो दोनों हमें मालूम नहीं है। तो एक मैंने म्यू माइनस 27 को इक्वल टू 0 कर दिया, जिससे म्यू की वैल्यू 27 आ गई। दूसरा मैंने माइनस लेमडा माइनस 9 को 0 के बराबर लिया, तो उससे लेमडा की वैल्यू माइनस 9 आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ कि लेमडा इज इक्वल टू माइनस 9 और म्यू इज इक्वल टू 27 के लिए ये जो गिवन इक्वेशन था वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन 6 में है कि फाइंड लेमडा इफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। हमें ए बी और सी 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, और सी वेक्टर में आपको लेमडा बी नज़र आ रहा होगा। तो हमें कहा जा रहा है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तो हमारे पास एक रिजल्ट था कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर तब होते हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। अब यहाँ पर ये ए बी सी कोप्लेनर है अगर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 हो। तो हम इससे हमारे पास इक्वेशन बन गया इस रिजल्ट से, और ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू जो है वो मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व करना है अभी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे मालूम होता है? हम पहले रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेते हैं, और ए के कंपोनेंट 1 3 1 है, बी के कंपोनेंट 2 -1 -1 है, और सी के कंपोनेंट 0 लेमडा और 3 है। क्योंकि सी में आई नहीं है तो आई कंपोनेंट की जगह 0 लगेगा, और ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब जब मैंने ये लिख दिया, एक बार फिर से डिटरमिनेंट है तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे रो 1 से, या जिससे भी हम एक्सपेंड करना चाहें। मैंने इसको C1 से इसलिए एक्सपेंड किया कॉलम 1 से, क्योंकि कॉलम 1 में मुझे 0 नज़र आ रहा था। तो अगर कॉलम 1 या रो 3 से एक्सपेंड किया जाए तो निस्बतन आसान होगा। तो अब कॉलम 1 से जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, कॉलम 1 के साइन प्लस माइनस प्लस है, तो 1 के साथ प्लस लग जाएगा, ये जिस रो जिस कॉलम में उसको क्रॉस करे तो -1 और लेमडा 3 बाकी रह जाएंगे, ठीक है। दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस साइन लगेगा, और ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको क्रॉस कर देंगे तो 3 1 और लेमडा 3 बाकी रह गया। और तीसरा एलिमेंट प्लस 0 है तो उसके साथ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो -3, फिर माइनस साइन लगेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस लेमडा, क्योंकि 2 माइनस आ जाएंगे। तो -3 प्लस लेमडा हो गया, यहाँ से 9 माइनस लेमडा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 प्लस लेमडा -18 प्लस 2 लेमडा आ जाएगा। तो -3 -18 से -21 आता है, लेमडा प्लस 2 लेमडा से 3 लेमडा आ जाएगा। -21 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और 3 से डिवीजन करेंगे तो 21/3 से लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7। जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल वूज वर्टिसेस आर। हमें 3 वर्टिसेस ट्राइंगल के दिए गए हैं, 0 0 2 -132 और 104, ये वर्टिसेस है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें a और b मालूम करने। ये तो 3 वर्टिसेस दिए गए, a b c दिए गए हैं, कैपिटल A B C। हमें इससे a और b वेक्टर मालूम करने हैं। तो a और b वेक्टर कैसे मालूम होंगे? ए बी को हम स्मॉल a कह देंगे तो ए बी मालूम कैसे होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो -i + 3j + 2 के लगे हो जाएगा, ठीक है। और माइनस a का पोजीशन वेक्टर 0i + 0j + 2 के। अब ये सिम्प्लीफाई हो गया, तो -i तो अपनी जगह, 3j भी अपनी जगह, और 2k - 2k कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह BC को हम B वेक्टर कह देते हैं, और BC हो जाएगा सेकंड के पोजीशन वेक्टर से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, तो C के पोजीशन वेक्टर से हम B का पोजीशन वेक्टर माइनस कर लेंगे। अब C पॉइंट है क्या, उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? वो ये पॉइंट है, तो 1i + 0j + 4k बन जाएगा, -i + 3j + 2k। तो ये भी सिम्प्लीफाई कर देंगे, इस वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, और सिम्प्लीफिकेशन के बाद i + i से 2i, -3j 1 है, और 4k - 2k से 2k। तो जब a और b वेक्टर्स मालूम हो गए तो अब हमने क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और फिर उसका मॉड मालूम करके 2 पर डिवाइड करना है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में पहले रो में i j k लगते हैं,
दूसरे रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट, तो आई कंपोनेंट -1 है इसका, जे कंपोनेंट 3 है और के चूंकि नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने 0 यहाँ पर लिखा है। दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट को देखें, वो है 2 -3 और 2, उसको भी लिख दिया। अब एक्सपेंड कर देते हैं इसको रो 1 से। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले एलिमेंट के साथ प्लस साइन, ये जिस रो जिस कॉलम में उसको क्रॉस कर देंगे, 3 0 -3 2 रह जाएगा। फिर -j, ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसको भी क्रॉस करे तो -1 2 और 0 2 आ जाएगा। फिर प्लस के, ये जिस रो जिस कॉलम में उसको क्रॉस कर दे, -1 3 2 -3 बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे, जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 + 0 आ जाएगा, फिर -2 + 0 और फिर 3 - 6, इनको सिंप्लीफाई किया तो a क्रॉस b वेक्टर ये मिला। फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, पहले कंपोनेंट यानी 6 का स्क्वायर, दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर और तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। 36 + 4 + 9 से √49 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 देगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 a क्रॉस b मैग्नीट्यूड था, तो 1/2 × 7 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 7/2 आया।